हेलो एवरीवन, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का लेक्चर फिर कंटिन्यू करते हैं और जल्दी से अपनी एनसीईआरटी 10th क्लास हिस्ट्री बुक लेके फटाफट से रेडी हो जाएं। हमने जहाँ लास्ट वीडियो में ख़त्म किया था वहाँ हमने बात किया था कि 1850 में 1515 में नेपोलियन की जो है डिफीट हो चुका है एंड आई टोल्ड यू कि उसके 6 इयर्स बाद उसकी डेथ हुई। तो जैसे ही नेपोलियन का डिफीट होता है, अगर आपकी बुक में ये चीज़ मेंशन्ड है तो आप ये याद रखिए कि ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूरोपियन गवर्नमेंट वापस किस तरफ चल पड़ी? वापस वही कंजर्वेटिज्म मतलब वही वापस से मोनार्की सुप्रीम है, चर्च के लोगों की बात करनी है, हायरार्किकल सोसाइटी होनी चाहिए, प्रॉपर्टीड मैन के बारे में बात करेंगे एंड ऑल दैट। जैसा कि राजा की अंडर होता है वही सब जो है होना शुरू हो गया। तो हम अगर कंजर्वेटिज्म की बात करते हैं तो ये क्या है? ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि नेपोलियन के जाने के बाद या नेपोलियन की डिफीट के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा यूरोप में। अब लोगों के पास तो न्यू वे ऑफ गवर्न का सिस्टम समझ में आ गया था ना, तो इसीलिए इन लोगों ने क्या प्रपोज किया? नॉट टू प्रपोज, नॉट टू रिटर्न। कहाँ? जो वो एक ट्रेडिशनल टाइप ऑफ सोसाइटी थी प्री रेवोल्यूशनरी डेज, नेपोलियन के आने से पहले जैसी कंडीशन थी उन कंडीशंस में भी ये वापस लौट के नहीं गए, क्योंकि इनको समझ आ गया था कि अगर इनको रूल करना है तो कहीं ना कहीं इनको लोगों के बीच में या लोगों के साथ थोड़ी रैपो बिल्टअप करनी ही पड़ेगी। बल्कि ये क्या सोच रहे थे कि जो चेंजेस लेके आया था नेपोलियन, जो उसने शुरू किए थे, वो बल्कि मॉडर्नाइज कर रहे थे, स्ट्रेंथन कर रहे थे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को, जो कि जैसे किंग का सिस्टम है, मोनार्की है, उसको वो पावरफुल कर रहे थे, उसको मोर इफेक्टिव बना रहे थे, उसको मोर स्ट्रांग बना रहे थे। तो इसीलिए ये बिल्कुल मतलब राजा तो वापस आया नेपोलियन के जाने के बाद, लेकिन बिल्कुल वही फ्रेंच रेवोल्यूशन का जैसे स्टार्टिंग का सिस्टम था या हमने रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ा, ऐसी चीज़ें नहीं थी। अब थोड़ा चेंज राजा में भी आया कि ठीक है मैं रूल करूंगा, लेकिन उसने अपनी कुछ पावर्स को जो है आगे बांट दिया। साथ ही ये भी रियलाइजेशन हुई क्योंकि नेपोलियन जैसा कोई भी फिर दोबारा ना आ जाए, तो हमें अब किसकी ज़रूरत है? हमें एक मॉडर्न आर्मी की ज़रूरत है जो कि बिल्कुल हाई टेक होगी, जिसके पास की इनोवेटिव न्यू टूल्स होने चाहिए और इफ़ेक्टिव ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत है। जो भी ये लोग डिसीजंस लें उसको वो लोग प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सके। अब इकोनॉमी अगर डायनेमिक नहीं होगी तो लोगों के पास नए नए सोर्सेज नहीं अवेलेबल हैं अपने लिए या अपनी इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने के लिए। अगर उन्होंने फ्यूडलिज्म जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था तो उसको वापस इंट्रोड्यूस नहीं किया गया और ना ही स्लेव को। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं उन्होंने नहीं की और उनका मानना था कि ये जो चीज़ें आई हैं मॉडर्न आर्मी या एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, इससे उनकी मोनार्की और ज़्यादा स्ट्रांग होगी यूरोप में, उसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं। अब क्योंकि नेपोलियन को किसने हराया था? ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने। तो 1815 के बाद अब इन यूरोपियन पावर्स ने जो इन्होंने क्लब किया था, इनको कलेक्टिव 3 बोला जाता था, इन्होंने मिल के जो है नेपोलियन को डिफीट किया था। तो अब इन लोगों ने एक, ये देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे, कलेक्टिवली दे डिफीटेड नेपोलियन। तो ये कहाँ मिले? इन्होंने अब एक ट्रीटी साइन करनी है, मीट करे हैं, ये कहाँ पे? वियना में। और वियना मैप में देखिए यहाँ पे है, ये रहा आपका वियना, सी, यहाँ ये आके मिले हैं सारे के सारे। और ये मीटिंग जो थी किसने होस्ट की थी? ये मीटिंग होस्ट की थी ऑस्ट्रियन चांसलर ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उनका नाम क्या था? ड्यूक मेटरनिक। अब इस मीटिंग का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था? मिलने की ज़रूरत क्या थी? क्या खुशी मनाने लगे थे? पार्टी? नहीं। ये भी क्वेश्चन आता है कि ट्रीटी ऑफ वियना में क्या था या इसका एम क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन बनता है और वो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? अनडू करना किसको? जो चेंजेस लेके आया था नेपोलियन ड्यूरिंग द वॉर्स, जो उसने 1804 से लेके 1815 तक चेंजेस लेके आया था,
उन सबको अंडू कर दिया गया। अब पर याद रखना कि हम बिल्कुल वापस नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हाँ जो जो चीजें उसने इंट्रोड्यूस की थी, अब क्योंकि मोनार्की आ गई थी तो उसने वापस से अपना भी तो दिखाना था कि देखो मेरे पास भी बहुत पावर है, मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन वापस आया? सबसे पहला किसको उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया? बर्बन डायनेस्टी, जिसको कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे हटा दिया गया था, वो वापस आया और उसने रिस्टोर करी पावर इन फ्रांस। और फ्रांस जो है इसने अपनी टेरिटरीज को लॉस्ट किया, जितनी भी टेरिटरीज इसके अंडर थी इससे वापस छीन ली गई। और वो टेरिटरीज किसने जो है वन की थी, वो नेपोलियन के अंडर, जब नेपोलियन मार्च करके जा रहा था तो उसने उस टाइम उसके अंडर ही इसको जो है जीता गया था। देन अब ये भी इंश्योर किया गया कि एक और नेपोलियन कहीं फ्रांस में पैदा ना हो जाए, तो उस चक्कर में जो स्टेट्स हैं उनके आसपास, जो फ्रांस है उसके आसपास बाउंड्री बना दी गया, ताकि वो प्रिवेंट किया जाए फर्दर वो कभी फ्यूचर में बाहर निकल के एक्सपेंशन ना कर सके। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस के नॉर्थ में चले जाएं, नीदरलैंड जहाँ पे बेल्जियम इंक्लूडेड है, वहाँ पे उसको सेटअप किया गया। फिर जिनोआ आ गया, और जिनोआ जो था उसको ऐड किया गया टू द पिडमॉन्ट इन द साउथ। थोड़ा सा मैप पे आ जाते हैं ताकि आपको इजी रहे। ये देखिए, ये रहा जिनोआ, यहाँ से भी इसको साउथ में स्टॉप कर दिया गया। यहाँ नीदरलैंड आप देख रहे हैं, ये फ्रांस को नॉर्थ में स्टॉप कर दिया गया ताकि वो एक्सपेंशन अपनी ना कर सके बिल्कुल भी। और जो पुरशिया था इसको भी नई टेरिटरीज दी गई, न्यू टेरिटरीज दिया गया पुरशिया के वेस्टर्न फ्रंट में, ठीक है। और ऑस्ट्रिया को किसका कंट्रोल दिया गया? नदरन इटली का। फिर से देखो मैप पे देखते हैं, समझते हैं। ये रहा आपका पुरशिया और ये रहा ऑस्ट्रियन एम्पायर, जिसको कि नदरन इटली अब दे दिया गया कंट्रोल में। क्लियर कि इसके ऊपर आप कंट्रोल करोगे ताकि यहां से भी कहीं वो बाहर निकल के ना आ पाए। और जो प्रेजेंट डे जर्मनी जिसको हम जानते हैं, उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा गया। उसकी जितनी 39 स्टेट्स थी उनको वैसे के वैसे ही रहने दिया, अनटच्ड उनको छोड़ दिया गया, जो कि नेपोलियन ने सेटअप की थी। फिर ईस्ट में चले जाएं तो रशिया को कुछ पार्ट दे दिया गया पोलैंड का, और जो पुरशिया था इसको सेक्सोनी का कोई पार्ट दे दिया गया, इसको कुछ पोर्शन दिया गया सेक्सोनी का। और इतना सब कुछ करने का मेन रीजन क्या था? ये सब कुछ जो वियना की ट्रीटी में बैठ के बड़ी बड़ी कंट्रीज ने जो किया है, बैठ के ब्रिटेन ने, रशिया ने, पुरशिया ने, ऑस्ट्रिया ने क्यों किया? ताकि ये वापस से अपने आप को ला सकें, मोनार्कीज को रिस्टोर कर सकें, और जो भी चेंजेस नेपोलियन लेके आया है उसको खत्म कर सकें, और एक नया तरह का कंजर्वेटिज्म जो है वो यूरोप में एस्टेब्लिश कर सकें। अब कंजर्वेटिज्म को 1815 में फिर से जो है इंस्टॉल किया गया, और वर ऑटोक्रेटिक मींस ये वो रिजीम्स थी जिन पे कोई कंट्रोल नहीं था, और ना ही ये ऐसा कोई क्रिटिसिज्म अपने अगेंस्ट या इनके डिसीजंस के अगेंस्ट किसी की असहमति को टॉलरेट करती थी। अगर इनको पता लगता था कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी इनके अगेंस्ट हो रही है जो कि इनकी लेजिटिमेसी को चेक कर रही है कि इनके क्या ये इतनी सही है कि ये लोगों के लिए काम कर रहे हैं, या इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ये बना रहे हैं वो वाकई में इफेक्टिव है, तो वो उन क्वेश्चंस को वहीं के वहीं दबा देते थे ताकि नेपोलियन जैसा फिर से कोई दोबारा उठ के खड़ा ना हो जाए। इन्होंने अपने रोल को स्ट्रांग करने के लिए, अब ये इम्प्लीमेंटेशन हुई है यहाँ पे, तो कुछ फीचर्स आ रहे हैं आपके ये यहाँ पे ऑफ द कंजर्वेटिज्म के। तो पहला तो ऑटोक्रेटिक रूल आ गया, पूरा कंट्रोल इनके हाथ में आ गया। सेकेंडली ये कुछ भी अपने अगेंस्ट टॉलरेट नहीं करते थे। थर्डली इन्होंने सेंसरशिप को इम्पोज कर दिया कि कुछ भी इनके अगेंस्ट, किसी तरह का कोई प्ले, कोई सॉन्ग, कुछ भी इनके अगेंस्ट नहीं बोला जाएगा, एंड ना ही द आइडिया ऑफ लिबर्टी जो है इन सॉन्ग्स के थ्रू स्प्रेड किया जाएगा। तो ये कुछ इन्होंने चेंजेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, पर इनको क्या लगता था कि ये लोगों को ऐसे रोक लेंगे तो चेंजेस आ जाएंगे? जी नहीं।
जो मेमोरीज थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की कि इस तरह से हुआ, उसने लोगों को स्टिल कंटिन्यू रखा इंस्पायर करने के लिए फॉर द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट। फ्रीडम के लिए लोगों के मन में अभी भी आस बाकी थी। तो वो जो क्रिटिसाइज करते थे किसको, कि ये जो नए कंजर्वेटिव आ गए कर क्या रहे हैं हमारे साथ, इतनी सेंसरशिप क्यों लगा दी है, हम बोल क्यों नहीं सकते हैं, हम अपने आइडियाज को रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं। तो अभी मतलब इनके अगेंस्ट आवाजें तो शुरू हो गई है। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया या बंद हो गया, जी नहीं। उन्होंने पूछा कि भाई हम क्यों नहीं बोल सकते, हम अपने आप को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर सकते। तो इसी लिबरल नेशनलिज्म का हम आगे रेवोल्यूशनरीज देखेंगे जिनको सप्रेस करने के लिए बड़ी कोशिश की गई, तो बाद में वो क्या हुआ, लोग अंडरग्राउंड हो गए, भाग गए। तो लेट्स सी ये कौन सी जगह की बात हो रही है अब। तो अब क्या हुआ कि इन लोगों ने तो अपनी तरफ से मोनार्की ने कोशिश कर दी वियना ट्रीटी में कि हाँ जी हम तो इनको बिल्कुल पूरी तरह से दबा देंगे। देख रहे हैं कि रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। अब हम बात कर रहे हैं 1815 के बाद की, कि फियर तो यही था कि जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज हैं जिन्होंने नेशन बनाना है, जिनका आइडिया है कि वो एक देश का कंसेप्ट चला सकें, वो सब जो है अंडरग्राउंड हो गए। और जब ये अंडरग्राउंड हो गए तो इन्होंने कुछ सीक्रेट सोसाइटीज को बना लिया। क्यों, बाहर तो अब किंग का रूल था, तो दे वर नॉट अलाउड कि वो कुछ भी कर सकें ऐसा, या वो प्रमोट कर सकें वर्ड लिबर को या फ्रीडम को वो प्रमोट कर सकें। क्योंकि आपको याद है हमने अभी वियना ट्रीटी के बारे में बात की है, तो जो वियना ट्रीटी हुई थी उसका मेन मकसद यही था कि जितनी भी इतनी अपराइजिंग्स हो रही हैं अगेंस्ट द मोनार्की या एग्जैक्ट या एब्सोल्यूट रूल, उसको किसी तरह सप्रेस किया जाए। तो ये उस सप्रेस करने की मुहिम के अंडर ही इन सोसाइटीज को जो है अंडरग्राउंड वर्क करना पड़ा, और यूरोप के लोगों को रेवोल्यूशनरीज जो हैं अंडरग्राउंड रहते हुए ही अपने आइडियाज को स्प्रेड भी करते रहे और उनको ट्रेंड भी करते रहे। अब क्यों वियना कांग्रेस के बाद क्यों अपोज करने के लिए मोनार्कल फॉर्म को कुछ ऐसी रेवोल्यूशनरी बनी थी सोसाइटीज। बेसिकली वियना कांग्रेस के बाद जो वियना ट्रीटी हुई उसके बाद क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो ये पार्ट है इटली का, इटली जो है वो किसी ना किसी तरह से हमेशा वर्स जो है वो अफेक्टेड ही रहा, पूरा का पूरा इटली। लेकिन वियना ट्रीटी ने क्या किया कि इनके साथ प्रॉपरली बिहेव नहीं किया। ट्रीटी में ऑस्ट्रिया को काफ़ी सारा लोम्बार्डी एंड ये वाले पार्ट्स जो हैं दे दिए गए। उसके अलावा भी इनके ऊपर काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। कुछ पार्ट इनका फ्रांस को दे दिया गया, और फ्रांस जो है वो ऑलरेडी इनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा था ड्यूरिंग नेपोलियन रूल। तो चाहे वो रशिया था, चाहे वो ऑस्ट्रियन एम्पायर था, रशिया था या पूर्व रशिया था, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि कोई ऐसी अपराइजिंग अब इटली में हो जाए। तो इसीलिए इटली के ऊपर ऑस्ट्रियन एम्पायर का कंट्रोल या फ्रेंच एम्पायर का कंट्रोल एस्टेब्लिश कर दिया गया, ताकि यहाँ पे नेपोलियन के आइडियाज का कोई नया सिग्निफिकेंस ना दिख सके। तो इसी में आगे जो है वियना कांग्रेस से इटली एक्सपेक्ट करता था उस टाइम कि कोई ना कोई ऐसा वो लोग हमारे लिए फॉर्म करेंगे चीज़ें, जो हम भी तो इफेक्ट हुए हैं नेपोलियन रूल से या नेपोलियन के आने से, तो उन चीज़ों को अंडू किया जाएगा। लेकिन वो नहीं हुआ, उनके साथ वर्स ही किया गया, बल्कि उनके ऊपर और कंट्रीज के द्वारा जो है कंट्रोल एस्टैब्लिश किया गया। तो इसीलिए यहाँ पे फाइट करने के लिए, लिबर्टी और फ्रीडम के लिए रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स जो हैं वो बनते गए, और उन्होंने एक नया आइडिया दिया, क्या, नेशन स्टेट का, कि अगर जब तक हम कंट्री नहीं फॉर्म कर लेते तब तक हम फ्री नहीं हो जाते, तब तक हम रुकेंगे नहीं। इसी में ही अब हम पढ़ने वाले हैं इटालियन रेवोल्यूशनरी के बारे में। अब इटालियन रेवोल्यूशनरी में सबसे इम्पॉर्टेंट नेम आ रहा है, दैट इज ग्यूसेपे मैज़िनी।
अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया, इतना इम्पॉर्टेंट रोल कि जैसे गांधी थे वैसे, और इनके आइडियाज़ का इम्पैक्ट इनफैक्ट यूरोप पे बाद में इनकी डेथ के बाद भी काफ़ी हद तक देखने को मिला। हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने स्टार्ट किया या इनिशिएट किया आइडिया ऑफ इटली एज अ नेशन। अब क्योंकि वियना ट्रीटी के बाद इटली के ही ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डाल दिया गया था, क्योंकि इटली के ऊपर नेपोलियन ने उसको कंट्रोल कर लिया था और अपने जो आइडियाज़ हैं वहाँ पे उसने इम्प्लीमेंट कर दिए थे। कहीं ना कहीं वो चाहता था कि इटली को अपने साथ मिला लिया जाए, पर वो वहाँ से फ्यूडल लॉज ख़त्म कर रहा था, ऐसी चीज़ें ख़त्म कर रहा था, ये ट्रेड बैरियर्स ख़त्म कर रहा था। पर ये उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस इटली को वो अपने साथ मिलाना चाहता है उनके मन में वो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को ऑलरेडी इंकलकेट कर चुका है कि वो भी एक हो जाएं। तो इसीलिए यहाँ पे जब नेपोलियन ख़त्म हुआ तो बाकी की कंट्रीज़ ये नहीं चाहती थी कि किसी तरह से अब फ्रांस के बाद इटली वो रीज़न बने यूरोप में चेंजेस लाने के लिए। तो इटली को जो है कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, कुछ फ्रांस को दे दिया गया, तो उसको पूरी तरह से जो है कंट्रोल में लेके आया गया। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ ऑलरेडी स्प्रेड हो चुके थे, तो मैज़ेनी जो है, क्योंकि वियना ट्रीटी में भी इनके साथ पॉजिटिव नहीं हुआ, उसका भी इम्पैक्ट दिखा, तो इन्होंने रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स को बनाया। ये कहाँ बॉर्न हुए थे? इन जिनोवा। और ईयर क्या है इनका? 1807। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब क्या होता था कि जो रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज़ हैं वो ओपनली तो बन नहीं सकती थी, इसीलिए इन्होंने जो सीक्रेट सोसाइटी बनाई, जिन रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज़ थी वो सीक्रेटली वर्क करती थी, तो उन सोसाइटीज़ को क्या बोला गया? कार्बोनरी। जो सीक्रेट सोसाइटीज़ थी जो रेवोल्यूशन चाहती थी और अंडरग्राउंड काम कर रही थी, उनको कार्बोनरी कहा गया। और देखिए इतनी यंग एज में, एट द एज ऑफ 24, इनको एग्जाइल दे दिया गया इन 1831। इटली में 1831 में एक रेवोल्यूशन हुआ, अपराइजिंग हुई अगेंस्ट द एब्सोल्यूट मोनार्की। एक रेवोल्यूशन अटेम्प्ट हुआ जिसमें कि जिसको दबा दिया गया, नो डाउट। तभी तो ऑस्ट्रिया वगैरह को या फ्रांस को दिया गया था कुछ पार्ट इटली का, कि इटली अपराइज ना कर सके, क्योंकि उनको डर था कि सबसे ज़्यादा नेपोलियन का असर यहीं पे ही है। तो उसको दबाया तो गया, उसको सप्रेस तो कर दिया रेवोल्यूशन को, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि उन्होंने मैज़ेनी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया और उसको एग्जाइल दे दिया। जब मैज़ेनी को एग्जाइल दिया तो एग्जाइल देके उनको फ्रांस में डिपोर्ट कर दिया गया कि आप वहाँ जाइए। अब फ्रांस जो था ध्यान रखना चाहता था और एक और नया नेपोलियन पैदा ना हो इसका भी ध्यान रखना चाहता था, लेकिन ये वहाँ जाके भी नहीं रुके। इन्होंने वहाँ जाके 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ को फॉर्म किया। एक तो बनी फ्रांस में इटसेल्फ, जो कि यंग इटली इन मार्सेलीज थी, और दूसरी बनी यंग यूरोप इन बर्न। और ये बर्न कहाँ है? इन स्विट्जरलैंड। ये देखो मैप पे आपको समझ आ जाएगा, ये रहा स्विट्जरलैंड। फ्रांस तो मार्सेलीज कहाँ है? वो फ्रांस, वो हम सबको पता है, हम लास्ट ईयर पढ़ के आ चुके हैं। और जो बर्न है वो कहाँ पे है? आज की डेट में स्विट्जरलैंड में है। और उस टाइम ये एरिया किसके कंट्रोल में था? ऑस्ट्रियन एम्पायर के कंट्रोल में था। तो उन्होंने 2 सोसाइटीज बनाई जो इन दोनों जगह पे अंडर वर्क करें और रेवोल्यूशन को आगे कंटिन्यू करें और गेन करें इटली की फ्रीडम, और इटली को बना दे एक नेशन स्टेट। और इन्होंने इसी के चलते जो ये अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई इन्होंने, जो अभी भी काम कर रही थी, क्योंकि इन्होंने अपना मुहिम बंद नहीं की। फ्रांस में डिपोर्ट होने के बाद भी ये पैम्फलेट्स या ऐसे ग्रुप्स बनाते रहे, और बहुत सारे लोग थे फर्दर जो इनसे ज़्यादा अट्रैक्ट भी हुए इन आइडियाज़ से। तो इन्होंने लाइक माइंडेड पीपल जिनका सेम इसी तरह का विचार हो, उनको इन्होंने इकट्ठा किया, ऐसे यंग मैन को अलग अलग जगहों से, चाहे वो पोलैंड है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, हर जगह से। क्योंकि मैज़ेनी ये मानते थे कि ये एक नेशन होना हमारा हक है, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि एक नेचुरल बात है। इसी के लिए उन्होंने वर्क किया। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इटली जो है एक पैच वर्क की तरह था। अगर हम फिर से मैप पे चलें तो थोड़ा सा वहाँ से क्लियर करते हैं।
देखो ये एक ऊपर वाला पार्ट है, इसमें यहाँ जिनोआ वगैरह है, लोम्बार्डी है जो ऑलरेडी ऑस्ट्रिया के पास इस टाइम तक ये एरियाज आ गए हैं। फिर पैपल स्टेट्स हैं जो कि मोस्टली इन एरियाज में एक्चुअली ये रोमन एम्पायर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, ठीक है। फिर 2 सिसिलीज है। तो मैज़िनी ये कह रहे थे कि इस तरह से पैच वर्क नहीं होना चाहिए, कि इटली छोटे छोटे 2-3 टुकड़ों में बंटा हुआ नहीं होना चाहिए, इसको यूनाइट करना है, एक करना है, क्योंकि इटली के ऊपर जो है रोमन एम्पायर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। तो ये तो तय था कि इन कंट्रीज, इन अलग अलग एरियाज में, इन पैच वर्क्स में कस्टम्स और ट्रेडिशंस बिल्कुल सेम थे और रोमन एम्पायर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी देखा गया था। सो दैट इज़ वाई वो कहते थे कि ये एक कॉन्टिन्यू नहीं होना चाहिए ऐसे पैच वर्क, यानी कि 3 हिस्सों में 4 हिस्सों में आप इटली को डिवाइड करके रखो, नहीं, इसको एक सिंगल यूनिट बनाना है, एक रिपब्लिक बनाना है, ताकि हम इसके लिए हमें क्या करना है, आपस में अलायंस करना है। और इटली की यूनिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और उसका बेसिस क्या है, इटालियंस की लिबर्टी। तो इसीलिए ये अपना आइडिया स्प्रेड करना भी बंद नहीं किए, वापस नहीं आए हैं ये यहाँ से, फ्रांस से इनको वापस नहीं भेजा, वहाँ पे उन्होंने पकड़ के रख लिया कि इनके आइडियाज़ को स्टॉप करना, फिर से मोनार्की को ख़त्म नहीं करना। लेकिन इनकी सीक्रेट सोसाइटीज़ चलती रही, इन आइडियाज़ को ये स्प्रेड करते रहे इन द डिफरेंट कंट्रीज, जर्मनी में भी, फ्रांस में भी, स्विट्ज़रलैंड में भी, पोलैंड में भी। और इन्होंने हमेशा अपोज किया, बड़ी सख्ती से अपोज किया टू द मोनार्की, और अपना जो इनका विजन था वो इन्होंने स्प्रेड किया। और इनके विजन से कंजर्वेटिव्स डरते थे, क्योंकि कंजर्वेटिव्स को ये लगता था कि अगर मैज़िनी का आइडिया ट्रू हो गया या उन्होंने उस चीज़ को, अपने चीज़ को अभी बंद नहीं किया, तो भी हमारी फिर से जो राज्य है वो खतरे में है। एट द एज ऑफ 79 मैज़िनी की डेथ हो गई थी, लेकिन इसके आगे अभी इटली यूनिफाई नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रोसेस फर्दर चलता रहा। अब इटली को यूनिफाई करने के लिए मैज़िनी के जो आइडियाज़ थे वो बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी थे, तो इसीलिए उन्होंने अपनी एक रेवोल्यूशनरी सोसाइटी बनाई। ये वर्ड मैंने आपको क्यों बोला है, क्योंकि हम आगे और लोगों का इनपुट पढ़ने वाले हैं अबाउट इटली यूनिफिकेशन, तो वो कैसे हुई, उनके आइडियाज़ रेवोल्यूशनरी थे या नहीं थे, हम उस पर भी बात करेंगे। और इसी के चलते मेटरनिक यहाँ पे यूज किया गया है आपके वर्ड। मेटरनिक कौन थे? मेटरनिक एक ऑस्ट्रियन मिनिस्टर थे। ये कौन थे? ही वॉज एन ऑस्ट्रियन मिनिस्टर थे, और इनका ये मानना था कि जो आइडिया मैज़िनी स्प्रेड कर रहा है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है फॉर आवर सोशल ऑर्डर। और इनका सोशल ऑर्डर क्या था? इनका सोशल ऑर्डर था ये कंजर्वेटिव्स, यानी कि ही वॉज इन फेवर ऑफ, ये वो कंजर्वेटिव थे जो किंग की डायनेस्टी एस्टैब्लिश रहे उसके फेवर करते थे। तो मेटरनिक ने इनको डेंजरस जो है वो डिक्लेयर किया। हालांकि ये वापस इटली नहीं आ पाए, बाहर ही कंट्री से इनकी डेथ हो गई, लेकिन इनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ आपने पढ़ा है, आपकी बुक में भी यहाँ पे मेंशन्ड है कि डिफरेंट कंट्रीज में, इनफैक्ट ऑल ओवर यूरोप जो है वो स्प्रेड हो गए। सो आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि मेरी क्लासेस कोर तक जाके आपको समझाने में हेल्पफुल हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी इनकरेजमेंट मिले। अपना खूब ध्यान रखिए। टिल देन, थैंक यू।